नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात श्री भोलानाथ सिंह जी से कराने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में एशियाई हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। भोलानाथ जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। उनसे हम आज बात करने जा रहे हैं एशिया की हॉकी के बारे में, भारत की हॉकी के बारे में और साथ साथ झारखंड की हॉकी के बारे में। तो भोलानाथ जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं भोला जी कि जब आप एशियाई हॉकी फेडरेशन की बैठक के लिए दक्षिण कोरिया गए, तो क्या आपको अंदाज़ा था कि आपके लिए वहां क्या खुशियां इंतज़ार कर रही हैं? नहीं, एक बस जो मैं उपाध्यक्ष का पद के लिए नॉमिनेशन किया था, बस वही हमको मालूम था। उसके अलावा मुझे और कोई चीज़ें ऐसी थी नहीं। जो हमको पता था ये था कि वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेशन किए हैं, चुनाव लड़ना है और रांची में ही रह के जितने भी कंट्री वोटर हैं, लगभग 36 कंट्री एशिया में वोटर हैं और 36 कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मैं टच में था, बात कर रहा था। और बस यही एक उम्मीद लेके गए थे कि जितना जैसा संबंध है और जैसा व्यवहार है मेरा लोगों से, तो ये उम्मीद था कि मैं चुनाव तो जीत जाऊंगा। बस यही सोच के मैं वहाँ गया था, इससे ज़्यादा। चुनाव जीतने के लिए आपको हम बधाई देते हैं और आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। लेकिन उपाध्यक्ष बनने के अलावा भी बहुत सारी उपलब्धियां और वो लेकर के आप आए हैं, अपने लिए भी लाए हैं और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए। आप ही जानकारी दीजिए कि वहाँ पर भारत को क्या क्या मिला है। देखिए, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट बना ही, इसके अलावा आपको जो स्टार खिलाड़ी झारखंड की है, इंडिया के सलीमा, वो आपका पूरे एशिया भर का उसको एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद बिगन्स हो, जो इंटरनेशनल आपके यहाँ के खिलाड़ी है, उसको एक कमेटी में जगह दिया गया, जो एडवाइजरिंग कमेटी है। इसके अलावा मेन वोमेन दोनों टीम को बेस्ट टीम का अवार्ड मिला। वहाँ आपका बेस्ट स्टेडियम का अवार्ड आपका जो हुआ राउरकेला में बना है, वो अवार्ड मिला। इसके अलावा फिर आपका बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड मिला इंडिया को। और जो सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली चीज़ थी वो ये था कि सलीमा को तो उभरता हुआ खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला है, मगर एक बैक जब मीटिंग चल रही थी, उसी में एक बैक ये घोषणा हुआ कि एशिया का जो उभरता हुआ खेल प्रशासक की जब अलाउंस हो रहा था, उसमें कैटेगरी रखा गया था 4-5 नाम। उसमें जब मेरा नाम आया तो वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला चीज़ था। और उस जिसकी मुझे उम्मीद तो छोड़िए, कल्पना भी मैं नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि ये अवार्ड से भी पूरे एशिया में मैं सम्मानित किया जाऊंगा, ये उपाधि दी जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए भी, झारखंड के लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये एक अमेजिंग कहिए, और मेरे लाइफ का एक वो पल जो था वो बहुत सुनहरा पल था। उसकी जितनी भी चर्चा करेंगे वो कम होगा मेरे लिए। तो इस उपलब्धि के लिए, इस सम्मान के लिए भी आपको बधाई और शुभकामना। ये सही आप कह रहे हैं कि इतने अल्प समय में, इतने कम समय में, अभी आपको कुछ ही महीने हुए हैं भारतीय हॉकी इंडिया में ऊंचा पद संभाले हुए। निश्चित रूप से जैसे अभी आपने बताया सलीमा टेटे के बारे में और बिगन्सवे के बारे में, तो सलीमा टेटे जो उनको बनाया गया है, उनकी क्या भूमिका होगी, जो आप कह रहे हैं कि वो एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो सलीमा टेटे के लिए कितना अच्छा रहेगा, कितना उसके लिए, उनके लिए क्या अचीवमेंट है और उनकी भूमिका क्या रहेगी इस पर? देखिए, सलीमा टेटे का बहुत बड़ी भूमिका है। आप एम्बेसडर के विषय में समझते हैं कि एम्बेसडर जो होता है उसको पूरा एक फोकस होता है अपने जो हॉकी है उसको विकास के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हर एक जगह उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाने के लिए। तो इंडिया के नहीं, पूरे जब एशिया का बनी है वो, तो आप समझ सकते हैं। वो भी झारखंड की बेटी, और झारखंड की भी ऐसे ज़िला जो सिमडेगा, जहाँ हॉकी का हब होता है, वहाँ कई एक ओलंपियन, कई एक इंटरनेशनल
प्लेयर आज तक निकले हैं, वहाँ से छोटे जगह से, छोटे ज़िला से उभर कर अब एशिया का ब्रांड एम्बेसडर हॉकी का बनना, ये आप समझ रहे हैं झारखंड के लिए और इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सलीमा को बहुत बड़ा दायित्व मिला है हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी के विकास के क्षेत्र में, हॉकी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में। जो उसको हॉकी फेडरेशन ऑफ एशिया है, एशियन हॉकी संघ, वहाँ से जो उसको दायित्व दिया गया है और जो वहाँ उसकी प्लानिंग बनेगा, जो उसका स्ट्रेटजी वहाँ से बनाया जाएगा कि किस तरह से इसको हॉकी को प्रमोट करना है, किस तरह से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उसको पूरे एशिया में काम करना है, उस हिसाब से उसको पूरे एशिया में हर एक कंट्री में काम करना होगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि सलीमा टेटे सिमडेगा की रहने वाली है और भारतीय टीम की जूनियर से लेकर के सीनियर तक, जूनियर टीम में तो कप्तान भी रही हैं वो और ओलंपियन भी हैं। बिगनसोए भी जूनियर इंडिया खेल चुकी है, अंडर 19 जो मेडल जीता था भारत ने, उस टीम की सदस्य थी, वो रांची की हैं। बिगनसोए के बारे में बताइए कि उनको क्या जिम्मेदारी दी? देखिए, एडवाइजरी कमेटी है एशिया का जो पूरा एडवाइज करेगा कि किस चीज़ को कैसे करना है, किसी भी चीज़ में, खेल हो, प्रशासनिक हो या आर्थिक हो, वो सभी क्षेत्र में एक जो एडवाइजरी कमेटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होता है, उसमें इसको रखा गया है। और वो एडवाइजरी कमेटी का काम होता है कि हॉकी को विकास के लिए या हॉकी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जितनी भी चीज़ें उसकी होती है आर्थिक रूप से या उसको और जो कहिए टेक्निकल भी उसमें आता है, खिलाड़ियों की भी उसमें सारी चीज़ें आती है कि खिलाड़ी को किस कंट्री में क्या सहूलियत मिल रही है, क्या वहाँ के गवर्नमेंट से बात करना है, क्या और वहाँ के लिए चाहिए, या फिर जो कंट्री आपका छोटे छोटे जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सब जो छोटे छोटे कंट्री है, वहाँ पर ट्रफ की कमी है या जो इक्विपमेंट की कमी है, वो सारी चीज़ों को वो एडवाइजरी कमेटी देखता है और वो एशियन हॉकी फेडरेशन को एडवाइज करता है, वो एडवाइज देता है कि इस कंट्री में आप इस चीज़ के विषय में वहाँ के गवर्नमेंट से बात करें, वहाँ की जो भी प्रशासन है उससे बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, जिससे भी करें, उस कंट्री के खेल मंत्री से बात करें, ताकि वहाँ के हॉकी को जो कमियां हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो, उसको वहाँ उपलब्ध कराया जाए। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और उसको जो जिम्मेवारी मिली है, मुझे उम्मीद है कि एक खुद पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर रैंक में है, तो बखूबी जानती है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बखूबी झारखंड का नाम को रोशन करेगी, इंडिया के नाम को रोशन करेगी अपनी एडवाइजरी कमेटी में जो है। भोलानाथ जी, आप खुद कुश्ती से आ रहे हैं, कुश्ती के आप अंतर्राष्ट्रीय कोच भी रह चुके हैं और अब हॉकी में हैं और हॉकी में भी ऐसे पोजीशन में पहुंचे हैं जहां पर इस क्षेत्र से, अगर बाकी खेलों को देखा जाए तो एक जयनाथ सहदेव जी थे जो कि एशियन क्रिकेट के उपाध्यक्ष बने थे और एक अमिताभ चौधरी जी स्वर्गीय थे जो कि आईसीसी में निदेशक तक पहुंचे थे। यहाँ पर पहुंच करके और इस पद को हासिल करने के बाद अब आप क्या सोचते हैं? देखिए, कैसा फील कर रहे हैं? रेसलिंग की बात करते हैं, कुश्ती की, मैं कुश्ती का खुद रेसलर रहा हूँ, कोच हूँ, आज भी मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि कुश्ती मेरी ज़मीर है, मेरी पहचान है। मैं आज जो यहाँ पहुँचा हूँ, आज जिस मुकाम पर आप देख रहे हैं, अगर मैं कुश्ती में अच्छा काम नहीं करता, अगर कुश्ती में इस मुकाम पर झारखंड में जहाँ जीरो कुश्ती था, कोई कुश्ती का नाम नहीं जानता था, आज आपके पास इंटरनेशनल मेडलिस्ट पहलवान है, तो वो चीज़ को मैं छोड़ा नहीं हूँ। आप ये मत कहिए कि कुश्ती के कोई सी पद पर नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं कंटिन्यूअस 20 साल महासचिव और अध्यक्ष पद पर रहा झारखंड कुश्ती का। इंडिया में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ट्रेजरर रहा, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े पदों पर मैं रहा हूँ। और ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी ये ना कहा जाए कि मैं कुश्ती से दूर हूँ। कुश्ती से मैं कभी ज़िंदगी में मरते दम तक दूर नहीं हो सकता हूँ। मैं NIS कोच हूँ
जी। और एक कोच कभी रिटायर नहीं होता है मरते दम तक, और ये तो पद है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, मगर जो कोच का जो मेरा डिग्री है, जो डिप्लोमा है, वो मेरे लिए ताउम्र मरते दम तक रहेगा। और मैं पहलवानों को, जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक हमको ताकत है, तब तक मैं उन लोग को प्रैक्टिस कराता रहूँगा, ट्रेनिंग देता रहूँगा, जैसे आज भी दे रहा हूँ। भले मैं हॉकी का इतने बड़े पद पर हूँ, हॉकी की टोटली चीज़ को देख रहा हूँ, मगर जब तक आज सुबह या शाम में एक बार मैं पहलवानों के बीच में उन लोग के पास नहीं जाता हूँ ट्रेनिंग देखने या कराने, तब तक ये लगता है आज दिन में कुछ मेरा बहुत ज़रूरी काम छूट गया है। तो वो आज भी है, रेसलिंग से जिस तरह से पहले जुड़ा हुआ था, आज भी वैसे जुड़ा हूँ, और भविष्य में भी वैसा ही जुड़ा रहूँगा। हॉकी जहाँ तक बात है, तो हॉकी को लोगों ने मेरा काम पसंद आया। 2014 में आपको बता दें, मैं प्रेसिडेंट बना था हॉकी झारखंड का। लोगों को काम मेरा पसंद आया, पूरे इंडिया में मेरा जो झारखंड के लिए मैं काम किया। फिर महासचिव हमको चुना लोग इंडिया का, अभी जो 4 माह ही हुआ है, मुश्किल से 4 माह हुआ है। अभी वर्ल्ड कप का आपका आयोजन उड़ीसा में आयोजित हुआ, शानदार वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, जिसकी उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी उसकी एक की जाए, वो कम होगा। इसके लिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा श्री नवीन पटनायक जी का, और अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, पूरे उड़ीसा गवर्नमेंट का, हॉकी इंडिया की तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि सफल आयोजन में उन लोगों ने भरपूर हॉकी इंडिया का साथ दिया, जो कि आज वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज का खिताब इंडिया को मिला है और बेस्ट आयोजन हुआ है। और उस आयोजन में ही मेरा काम को देखते हुए, मेरे जो मैं उसके लिए काम कर रहा था उसको देखते हुए, लोगों को जितने भी वर्ल्ड से आए थे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जितने भी वर्ल्ड के सभी प्राय आए थे, उन लोगों ने मेरा काम को देखा होगा। तो आज जो एशिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, या आज बेस्ट हमको एशिया का खेल प्रशासक के रूप में जो चुना गया है, वही सब देख के उन लोग ये किया होगा। बाकी भविष्य में भी कोशिश कर रहा हूँ कि और इससे भी अच्छा से अच्छा काम करूँ, हॉकी में भी, रेसलिंग में भी। अभी आपने कहा कि 4 महीने पहले आप हॉकी इंडिया के महासचिव बने, तो इन 4 महीनों में आपके आने के बाद आप बता सकते हैं कि क्या अच्छा हुआ? आयोजन की आपने बात की, वो निश्चित रूप से बढ़िया आयोजन रहा, और हमने देखा भी कि झारखंड, आपकी जो झारखंड की टीम है वो वहाँ जा कर के काम करती रही दोनों शहरों में, बहुत बढ़िया बात रहा। इसमें तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि झारखंड का बहुत बड़ा योगदान रहा इस हॉकी वर्ल्ड कप को सफल बनाने के लिए। हॉकी में आने के बाद, भारतीय हॉकी में आने का में क्या परिवर्तन आपके आने के बाद हुआ है? देखिए, बहुत परिवर्तन कुछ दिन में लाए हैं। आगे भविष्य में, अभी तो 4 माह हुआ है, अभी 4 साल मेरे पास समय बचा हुआ है, बहुत परिवर्तन लाएंगे भी। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जो कभी ग्रास रूट प्रोग्राम नहीं हॉकी इंडिया चालू किया था, वो मैं आते आते चालू किया। ग्रास रूट से ही आप किसी खिलाड़ी को निकाल सकते हैं, उसके लिए पूरी एक प्लानिंग बनाए हैं। अभी जो उसका पहला फेज है टीम का सिलेक्शन करने का, सभी जोनल वाइज, तो आप देखे होंगे कि चारों जोन में अभी जोनल चैंपियनशिप खत्म हुआ है। उसके बाद जितने भी हिंदुस्तान में एकेडमी है, उन लोग का टूर्नामेंट कराएंगे, साई से 2 टीम मांगेंगे उन लोग के बाद। उसके बाद हम लोग उसका सभी का एक नेशनल टूर्नामेंट कराएंगे, और उस नेशनल टूर्नामेंट से 35-36 खिलाड़ी को मैं सेलेक्ट करूंगा, जिनको जो एक इंडिया टीम की जिस तरह से सुविधाएं मिलती है, जिस तरह से कोच है, जिस तरह से सारी फैसिलिटी दी जाती है, उस तरह से हम लोग हॉकी इंडिया सोचे हैं कि उन लोग को सारी चीज़ करके, और एक सपोर्टिंग जो बैक होता है ना, कि एक दूसरी इंडिया टीम हम लोग तैयार करके रखेंगे, ताकि कोई भी अगर 1, 2, 4 आपके खिलाड़ी अगर कहीं से उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, तो आपका सेकेंड लाइन खड़ा है, आप तुरंत ये कर सकते हैं, एक सेकेंड लाइन हो जाएगा। दूसरा, आपका जो जूनियर, जो ओरिजिनल जूनियर टीम है इंडिया का,
जो अभी इंडिया टीम है, जो अभी कैंप में है, अभी खेल रही है, एक वो टीम हो जाएगा। तो एक पूरा एक हॉकी का जो एक तरह से खिलाड़ियों का जो एक कहा जाता है ना कि वो ये हो जाएगा तो कौन आएगा, वो हो जाएगा तो उसकी जगह पर कौन है, वो समस्याएं को हम लोग एक ग्रास रूट प्रोग्राम से ख़त्म करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ की मैं बता देना चाह रहा हूँ कि पूरे जितने भी स्टेट एसोसिएशन हैं, सभी राज्यों में हम लोग प्राय अपने स्टाफ को या हम लोग खुद घूम रहे हैं कि वहाँ क्या चीज़ की कमी है जो कभी नहीं हुआ था। एसोट्रफ है कि नहीं, बाकी इक्विपमेंट है कि नहीं, क्या कमी है वहाँ के खिलाड़ियों को। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये मेरे ख्याल से अभी तक के इतिहास में पहला बार ऐसा होगा कि अभी पूरे जितने भी हमारे 30 एफिलिएटेड 31 यूनिट है और आपका 25 आपका एकेडमी है, 31 स्टेट यूनिट और 25 स्पोर्ट्स एकेडमी हॉकी का, इन लोग को मैं 30-30 लाख रुपए का इक्विपमेंट अभी दिया हूँ, जो कि सभी के यहाँ प्राय पहुँच गया, जो आज तक कभी हॉकी इंडिया में नहीं हुआ था। किसी स्टेट को अगर आप 30 लाख का एक बार कर 35 लाख का अगर इक्विपमेंट अगर आप भेजते हैं वहाँ के खिलाड़ियों के लिए, तो एक तो होता है, और सभी इंटरनेशनल लेवल का, ये नहीं कि कोई ये है, हॉकी इंटरनेशनल लेवल, कोका-कोला बॉल इंटरनेशनल, उसके हॉकी का जो गोल पोस्ट होता है, पूरा गोल किट होता है गोलकीपर का, वो पूरा शरीर का ये जितने भी उसका इक्विपमेंट होता है, ये एक पहली बार हॉकी इंडिया में हम शुरू किए हैं कि जो स्टेट एसोसिएशन, जैसे जो 2, 4, 5, 8 ही ऐसे स्टेट एसोसिएशन हैं जो क्षमता रखते हैं अपने खिलाड़ियों को खरीद कर देने का या बांटने का, बाकी स्टेट में ऐसा नहीं था। बाकी स्टेट उससे उतनी संसाधन और उतनी से मजबूत नहीं है, मगर वो मेरे आने के बाद मैं देखा कि नहीं, खिलाड़ियों के बीच में अगर सही इक्विपमेंट नहीं जाएगा, सही हॉकी की स्टिक नहीं जाएगा, सही गोल किट नहीं जाएगा, तो उन लोग को आप यूं ही नहीं तैयार कर सकते हैं और उनको आप यूं ही प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। अब जब 30-30, 35-35 लाख का पूरे राज्यों में अगर इक्विपमेंट बटेगा सभी खिलाड़ियों के बीच, तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि वहाँ के खिलाड़ी का क्या, उस पर उसके दिल पर क्या वो होगा और उसको फिर खेल में कितनी रुचि होगी और वहाँ का स्टेट एसोसिएशन है उसको कितना सपोर्ट होगा। चौथी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आर्थिक रूप से जितने भी हमारे स्टेट यूनिट हैं सभी को मैं मदद कर रहा हूँ, जो जिस तरह से है, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, जिसको जैसे ज़रूरत है वैसे ही कर। ये सब हॉकी इंडिया अभी आने के बाद, मेरे आने के बाद ये चालू हुआ, इसके पहले नहीं था ये। इसके अलावा और कई एक प्लान, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट यूनिट जितने भी है, लगभग पूरे हिंदुस्तान में 760 या 65 डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, जहाँ तक मुझे ये है एक्चुअल साथ है 767 यही है, लगभग 760 65 है ये। वो 700 जो पूरा है 750 उससे ज़्यादा, वो सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट को हम लोग डायरेक्टली उन लोग को ये कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार मैं किसी चैनल पर बता रहा हूँ, आज तक मैं ये बात को नहीं बताया हूँ कि डायरेक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट को हॉकी इंडिया कोशिश करेगा कि उनको परमंडल से लेके डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराने तक, लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ढंग से ईमानदारी से अगर कोई टूर्नामेंट कराएंगे तो 50,000 से 1 लाख से ज़्यादा खर्चाएँ नहीं आती है। और मैं डायरेक्ट सभी यूनिट को, ये पहली बार इतिहास में होगा किसी फेडरेशन के द्वारा, और ये पहली बार मैं घोषणा कर रहा हूँ कि सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट को 1-1 लाख रुपए डायरेक्ट हॉकी इंडिया उनके अकाउंट में भेजेगा, बशर्ते उनका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उनका पेन नंबर और उनका बैंक अकाउंट तीनों होना चाहिए। अब ये अबर बार मैं ये निर्णय लेने वाला हूँ और इस डायरेक्ट मैं करने वाला हूँ, ताकि एक सुदूर इलाकों से लेके और शहर तक हॉकी के विकास में, हॉकी की आगे बढ़ाने में कहीं कोई कमी ना हो। ये बहुत बढ़िया होगा कि सीधा संपर्क हॉकी इंडिया जिलों के साथ रखने जा रहा है। इसे निश्चित रूप से हॉकी को आगे बढ़ाने में, जो आपने ग्रास रूट लेवल की बात की, तो कहीं ना कहीं जाकर यही बात है जो कि ग्रास रूट लेवल का डेवलपमेंट करेगा। हम झारखंड की बात करते हैं। 2014 में आप अचानक से
बल्कि कहा जाए रातों रात हॉकी झारखंड के अध्यक्ष बने। उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि शायद भारतीय टीम में यहाँ का प्रतिनिधित्व जो हुआ करता था भारतीय टीम में, वो लगभग ख़त्म सा था। इन 9 सालों में आपने क्या किया है, कहाँ पहुँचाया है झारखंड की हॉकी को? देखिए, आप खुद एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कोई चीज़ आपसे छिपा हुआ नहीं है। जब मैं 2014 में बना था, और मैं बहुत सच आपको बताना चाहता हूँ, मैं बनना भी नहीं चाह रहा था, मगर जिस आज लोगों को बुरा लगेगा मेरी बात, जो हॉकी झारखंड को जिस स्थिति में यहाँ के लोग पहुँचा दिया था, उस स्थिति में हॉकी इंडिया को मात्र मैं नज़र आ रहा था कि इसको लाओ किसी तरह से, झारखंड में हॉकी को बढ़ाना है। तो फैक्ट सच्चाई यही था, जो कि मैं उस समय प्योर रेसलिंग में था। अब मैं बोला भी कि मैं खुद रेसलर हूँ, रेसलिंग में हूँ, आप कहाँ हमको हॉकी में ये कर रहे? बोले नहीं, आओ, आना है इसमें। चुनाव हुआ, कैसा चुनाव हुआ वो आप लोग जान ही रहे हैं, हंगामेदार चुनाव हुआ, बने उसमें। बनने के बाद जब मैं देखने लगा तो न कोई इंडिया कैंप में, न कोई खिलाड़ी कहीं। इतनी बुरी स्थिति थी झारखंड की कि उसको सुधारने में हमको करीब 1 साल लग गया। सारी सुविधाओं को बढ़ाए, जितने भी है, फ्रेश सिलेक्शन पर आए, पूरी कमेटी को मैं दूसरे हिसाब से ये किया। अगर सच पूछिएगा तो मैं यहाँ एक सच बात बताना चाहता हूँ, जो रेसलिंग की बात करते हैं, जिस तरह से मैं अपने झारखंड कुश्ती संघ को चला रहा था, जिस पारदर्शिता से मैं झारखंड कुश्ती संघ को चला रहा था, जिस पारदर्शिता से मैं वहाँ सिलेक्शन करता था खिलाड़ियों को, वो पूरे नियम और जो हम लोग काम कर रहे थे, बस वही हॉकी झारखंड को सेम उठा के उसी पटरी पर मैं रख दिया कि जैसे रेसलिंग चल रहा है इसको इसी पर रखो, इसी हिसाब से चलेगा। और आज देखिए कि जब से ये हुआ, मेरे ख्याल से 12-13 नेशनल मैं करा चुका हूँ अभी तक झारखंड में, जब से मैं बना 9 साल में। जहाँ आज तक कभी स्टेट लोग कराने में ये होते थे कि स्टेट कैसे होता है, जैसे सिमडेगा, खूंटी, ऐसे ऐसे जगह पर मैं 2-2 नेशनल, जो कि हिंदुस्तान का टॉप क्लास का नेशनल मैं करा दिया। खूंटी में अभी आपका 10 दिन पहले ख़त्म हुआ है, जो शानदार तरीके से ख़त्म हुआ है। आज आपके इंडिया टीम में 6-6 सीनियर में खिलाड़ी हैं, जूनियर में हैं। मेन की जहाँ तक बात है तो मेन एकदम ख़त्म था झारखंड का। मेन टीम को अगर आप पूछे तो इन लोग जोड़ तोड़ के कहीं आर्मी से तो कहीं उससे ऐसे करके टीम बनाते थे। जूनियर सब जूनियर लेवल में आपकी नेशनल में भी टीम खेलने नहीं जाती थी, मुश्किल से तो सीनियर में चले गए, जूनियर सब जूनियर में इन लोग भेजते भी नहीं थे। आज आपका जूनियर इंडिया में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं झारखंड, मेन में, पुरुष में, ये आप भी जानते हैं, लगातार मेडल में है। सब जूनियर में हम आप बता रहे हैं गोल्ड मेडल, जूनियर में मेडल आने लगा है। सीनियर में जो आप 17वें, 18वें, 15वें पोजीशन पर होते थे, आज आपको सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आज सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। साल भर के, 1 साल से ज़्यादा नहीं, भगवान चाहा तो 1 साल के अंदर आपका जिस तरह से ओमेन में आपका इंडिया टीम में खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं झारखंड का, उस तरह से आपके मेन में भी नज़र आएंगे, सीनियर में भी, जूनियर में भी। और वहाँ तक हमारे बच्चे झारखंड के पहुँच गए हैं, उस दरवाजे को खटखटाने लगे हैं जहाँ हम लोग को सपना है कि मेरे झारखंड के खिलाड़ी वहाँ पहुँचे। और मैं बहुत विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो दरवाज़ा है, और दरवाजे पर जो गांव देहात में जो एक खिड़की सिकड़ी होता है लोहा का, जो खटखटाता है लोग कि खोलो मैं आ गया हूँ, मेरे झारखंड के खिलाड़ी वहाँ तक पहुँच गए हैं और वो सिकड़ी को खटखटाना चालू कर दिए हैं। साल भर के अंदर आपको पता चलेगा कि हमारे खिलाड़ी इंडिया टीम में, इंडिया कैंप में। एशियाई हॉकी में और भारतीय हॉकी में ऊंचा पद जो आपको मिला है, एक तो आपने बताया कि जिलों से सीधा संपर्क करके लाख लाख रुपए आप देंगे, इसके अलावा और क्या आप सोचे हैं जिससे कि हमारे झारखंड को फ़ायदा हो सकता है?
देखिए, जब आप कभी किसी इंटरनेशनल बॉडी पर आप जाते हैं, विराजमान होते हैं, तो बहुत से ऑटोमेटिक आपको सहूलियत और फायदाएँ होने लगती है, क्योंकि मीटिंग में कोई ऐसी बातें होती है, जो ऐसी चीज़ें होती है जो अपने देश के लिए हित में हो, अपने देश की खिलाड़ियों के हित में हो, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर हम लोग बहुत जोरों से रखते हैं। ऐसे तो पूरे एशिया को देखना है, मगर जहाँ हक है कि नहीं, मुझे हक ये मिलना चाहिए, मेरा हक है, तो वहाँ पर हम लोग बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात को, अपनी देश की बातों को रखते हैं, और बहुत विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 2-4 दिन के अंदर आपको, जब मैं एशिया का वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, तो ज़्यादा नहीं 2-4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि एशिया में क्या क्या आयोजन होने वाला है, आपके रांची में क्या क्या आयोजन होने वाला है। जब आया हूँ तो कुछ न कुछ तो होगा, और अच्छा ही होगा, झारखंड के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए अच्छा होगा, हमारे हॉकी के खिलाड़ियों के लिए अच्छा होगा। जो अभी नहीं बताना चाहता हूँ, मगर ये है कि आने वाले समय में जब ऐसे पद पर चुना गया हूँ, सबसे पहले तो जो हमको चुने हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और थैंक्स मैं देना चाहता हूँ। और हिंदुस्तान के लोग को भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे पद पर आया हूँ, तो झारखंड के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत सुनहरा होने वाला है। निश्चित रूप से झारखंड के खेल प्रेमियों और विशेषकर हॉकी के लोगों की नज़र तो, और खिलाड़ियों की नज़र तो लगी ही रहेगी आप पर। झारखंड में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर किसी खेल से आए हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि हॉकी से आए हैं, लेकिन उसके अनुरूप जो इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में होना चाहिए था हॉकी का, क्या आपको लगता है कि है, और क्या आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी सवाल आप किए। जहाँ तक इसकी बात, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अभी हॉकी मेन 3-4 जिले में है। वो है आपके सिमडेगा, खूंटी, रांची, गुमला। तो आपको 2 इंटरनेशनल स्टेडियम आपका खूंटी में हो गया, आपका बहुत अच्छा स्टेडियम सिमडेगा में है, एक और इंटरनेशनल स्टेडियम बहुत अच्छा बन रहा है। गुमला के लिए मैं बात किया हूँ, वहाँ भी जल्द तैयार हो जाएगा एक और। ये रांची में आपका जो मेन स्टेडियम है बहुत अच्छी तरह से बन के, इसको टर्फ वगैरह चेंज हो गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आपका टर्फ हो गया, रेलवे में टर्फ है, जमशेदपुर में अच्छे खिलाड़ी हो वहाँ टर्फ हो गया है। मेरा बस यही एक अनुरोध है सरकार से कि सिमडेगा और खूंटी में ज़्यादा से ज़्यादा टर्फ लगाया जाए, जितना ज़्यादा हो। 2 से काम नहीं चलने वाला है, वहाँ करीब 5 से 7 अगर इसको टर्फ लगाया जाएगा तो और खिलाड़ी वो दोनों ज़िले से निकलेंगे। यही मेरा एक। देखिए दर्शकों, फ़र्क यही होता है खिलाड़ी के खेल प्रशासक बनने में। भोला जी खुद एक अच्छे खिलाड़ी रहे कुश्ती के, और उसके बाद हॉकी के कोच बने, और इनके दिमाग में जो भी है तो खेल और खिलाड़ी। हम लोग कहते हैं ऐसा कि खेल संघों के पदों पर जो लोग पहुंचते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं, जो किया है वो भी उनका प्रमाण है हमारे पास, और आगे क्या करने वाले हैं। और निश्चित रूप से खिलाड़ियों की नज़र, खेल जगत की नज़र झारखंड की कम से कम आप पर रहेगी। जितना आपने किया है वो तो सब देख रहे हैं, और जितना आपको जो शक्तियाँ मिले हैं, जो अथॉरिटी मिला है हॉकी इंडिया के ऊंचे पद पे जाने के बाद, अब एशियन हॉकी में भी पहुंचने के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड की हॉकी को भी, देश को तो फ़ायदा होगा ही, झारखंड की हॉकी को भी फ़ायदा होगा। झारखंड की हॉकी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। पुरुष हॉकी जैसा आपने चर्चा किया वो भी आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। हम भोलानाथ जी का दूरदर्शन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और आगे की हॉकी के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में, जो करने जा रहे हैं हॉकी के बारे में, कई नई नई जानकारियाँ दी। तो भोला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए दर्शकों की तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।